सो हेलो गाइस, तो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी 2024 के लिए किसे इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा भारत को। अब भारत को अध्यक्ष बनाया गया तो ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दूं, भारत ये दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, प्रोडक्शन कंट्री है। ग्लोबल मार्केट में अगर बात करें तो चीनी के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी है 20%। वैसे इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना 1968 में होती है। इसमें वर्तमान में 90 देश शामिल है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में मिलेगा। आप जानते हो चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? सबको पता होगा, क्यूबा देश को कहते हैं। लेकिन अगर पूछूं भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं, ये भी पता होगा। तो फिर ये भी जानते होंगे राष्ट्रीय चीनी संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कानपुर। और भारत में चीनी उद्योग ये कपास के बाद दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। वहीं बात करें कि भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है नंबर 1 पे, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। वहीं अगर बात करें इथेनॉल उत्पादन में, भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे ब्राजील और तीसरे पे भारत आता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक योजना शुरू की थी। कौन सी? पंचामृत योजना। ध्यान रखना उसको भी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी नवंबर में ही नेट पॉलरिक्स 9 अभ्यास का आयोजन ये किसने किया था? भारतीय तटरक्षक बल ने। एक्सरसाइज का नाम है नेट पॉलरिक्स 9, मतलब नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास। और ये इसका नवा संस्करण था। आयोजन किया था भारतीय तटरक्षक बल ने। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ की खाड़ी के वाडीनार में। और इसको आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? समुद्र में प्रदूषण से कैसे निपटा जाए, उसके लिए यह अभ्यास किया गया। आप जानते हो भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल हैं कौन? राकेश पाल। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। फिर आपसे पूछ रहे, अभी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको इंग्लिश में बोलोगे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये हम कब मनाते हैं? हर साल 25 नवंबर को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी? एकजुट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निवेश करें। और महिलाओं से 2 दिवस और याद रखना, एक तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को, और एक राष्ट्रीय महिला दिवस होता है सरोजिनी नायडू जी की जयंती को 13 फरवरी को। फिर आपसे पूछ रहे, अभी आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कौन सी पहल शुरू की है? अग्नि नाम से एक पहल शुरू की है। अग्नि का मतलब हो गया आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, जिसका उद्देश्य है आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना। और वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। और आपको याद होगा अभी दिसंबर 2023 में ही ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। आपको याद है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? तनुजा निसारी को, ब्रिटेन ने किया था। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। अच्छा, वैसे आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आयुर्वेद, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस मतलब सिद्धा और एच मतलब होम्योपैथी। ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे, अभी विश्व विरासत सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। वर्ल्ड हेरिटेज वीक आप इसे बोलोगे इंग्लिश में। वैसे वर्ल्ड हेरिटेज डे कब होता है? चलो ये आप मुझे बताएंगे, वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस। और ये बताओ कि भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो चुकी है और सबसे नवीनतम वाली कौन सी थी? चलो ये मैं बता देता हूँ, आप तो वो डे वाला प्रश्न का उत्तर देना। तो सबसे नवीनतम 42 नंबर की है होयसला मंदिर, जो कर्नाटक में है। उससे पहले 41 नंबर के शांति निकेतन था पश्चिम बंगाल का। उससे पहले 40वीं थी गुजरात की धोलावीरा, और 39 नंबर की थी तेलंगाना का रामप्पा मंदिर। इस प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा सी राजकुमार को। और ये कौन है? ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति वाइस चांसलर हैं। अच्छा, ये हरि बाल कृष्णन नाम इंपॉर्टेंट है। अभी 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला था इनको। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किया। हमने कई बार पढ़ा है ना, एक तो जल्लीकट्टू आपने पढ़ा है जिसमें बैल को कंट्रोल करना होता है, और एक कंबाला आपने पढ़ा होगा जिसमें भैंसों की दौड़ होती है कीचड़ में।
तो ये वही कंबाला है, तो आंसर इसका होगा कर्नाटक। और इस बार इसका आयोजन बंगलुरु में हुआ था, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, पहली बार बंगलुरु में इसका आयोजन हुआ। और जल्लीकट्टू कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी नेशनल मिल्क डे कब मनाया गया? 26 नवंबर को। आप जानते हो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और उन्हीं की जयंती को ये दिन मनाते हैं हम, नेशनल मिल्क डे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक उनको कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन। वे अपने ऑपरेशन फ्लड के लिए भी काफी मशहूर थे। अच्छा, ये तो नेशनल मिल्क डे हो गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, एक विश्व दुग्ध दिवस भी होता है, वो 1 जून को होता है। और 26 नवंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे होता है, संविधान दिवस, जिसे आप राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जानते हो। और 26 नवंबर को वो दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ था। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी किस आईआईटी ने सतलुज नदी में दुर्लभ धातु टेंटेलम की खोज की है? तो आईआईटी रोपड़ ने। तो ये एक बहुत ही दुर्लभ धातु है, रेयर मेटल आप बोल दो, टेंटेलम इसका नाम है। ये भी पंजाब में सतलुज नदी की रेत में खोजा गया है आईआईटी रोपड़ के रिसर्चर्स ने। ये मेटल कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इसका परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 73 हो जाएगा। और इसका सिंबल हो जाएगा टी और स्मॉल ए। आपको याद होगा भी वेनेडियम धातु खोजा गया था गुजरात में, लिथियम खोजा गया था जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखना, ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछ रहे नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर सुजीत रॉय को मिला है। तो पुरस्कार का नाम है नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड, जो मिला है डॉक्टर सुजीत रॉय को। और पेरुमल मुरुगन का नाम याद होगा, 2023 का जेसीबी पुरस्कार मिला था, तमिल भाषा के लेखक है, इनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। स्वाति नायक नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 जीता था इन्होंने। और सीएस लक्ष्मी यानी कि अंबाई की बात करें तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। फिर आपसे पूछ रहे अभी नागरिक सेवाओं के लिए एआई संचालित चैटबॉट जिसका नाम है बीरबल, इसको किसने लॉन्च किया? तो चंडीगढ़ ने। मतलब एक तरह से बात करने वाला ये रोबोट है। चैटबॉट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रोबोट जो आपसे चैटिंग कर सके, बात कर सके, आप उसे कुछ प्रश्न पूछो और उसमें जो फीडेड आंसर है उसके अनुसार वो उत्तर आपको दे दे। तो चंडीगढ़ में इस रोबोट को जनता की सेवा के लिए लॉन्च किया गया है। फिर आपसे पूछ रहे ये अच्छा प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो आंसर होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेनिंग नर्स एसोसिएशन को। और कौन से साल के लिए? 2022 के लिए मिला है ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इससे पहले 2021 का मिला था, प्रथम नाम का एक एनजीओ था उसे मिला था। और वैसे अभी 2023 का भी मिल चुका है। आप में से कौन बताएगा 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? और आपको याद होगा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? गीता प्रेस गोरखपुर को। ये प्रश्न अभी एक एग्जाम में आया था। फिर आपसे पूछ रहे अभी नवंबर में ही फिक्की के अगले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनीश शाह को। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और अनीश शाह ये फिक्की के होंगे नए अध्यक्ष। किनका स्थान लेंगे ये? सुब्रकांत पांडा का। अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने थे केन शांता कुमार, और फसाई की सीईओ गंजी कमलावीराव, और संतोष कुमार यादव ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। फिर आपसे पूछ रहे अभी बंधन बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? फिर से बन गए हैं चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक के स्टैटिक देखें तो स्थापना 2015 में होती है, कोलकाता में मुख्यालय है। चेयरमैन है अनूप कुमार सिन्हा और टैगलाइन होती है आपका भला सबकी भलाई। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं 2020 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा रशिया करेगा। आपको याद होगा 2023 में 15वां ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। अब 2024 में 16वें नंबर का ब्रिक्स समिट होगा। वैसे तो होना तो ये अगर नियम के अनुसार देखेंगे तो ब्राजील में होना चाहिए था, लेकिन ब्राजील होस्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये भी याद रखो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो G20 को होस्ट कर रहा है। तो उसने कहा कि साथ में वो 2 को होस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो ब्रिक्स को होस्ट नहीं कर रहा है। तो अब ब्रिक्स को कौन होस्ट कर रहा है? रशिया होस्ट कर रहा है, ये याद रखना। और ब्रिक्स में याद रखना अभी 1 जनवरी 2024 से ही 5 नए सदस्य देश बने हैं। बनने तो 6 थे, लेकिन एक ने मना कर दिया। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसने मना कर दिया? तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट कौन बने। बाकी 5 नए देश कौन शामिल हो गए वो भी याद रखना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात।
इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आंसर होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। एक्चुअली में केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया था और अब उसकी टैगलाइन भी होगी आरोग्यम परम धनम। वैसे ये आयुष्मान भारत योजना आपको पता है कब शुरू हुई थी? 2018 में, जिसमें क्या होता है गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है 5 लाख रुपए तक का। और मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को पहला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र ये शुरू किया था छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के झांगला में। और आपसे अगर पूछे ना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना इसको कब शुरू किया था और कहां से, तो मोदी जी ने शुरू किया था 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया किसने? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। याद रखना हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं और कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। इस मूर्ति की ऊंचाई 7 फुट है। और भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची स्टेचू कहाँ पे स्थापित की गई थी ये भी आप बताओ, और उसकी ऊंचाई याद है तो वो भी बताओ। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी चर्चा में रहा था दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग, उसका नाम क्या है? A23A। और चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि अभी यूके के अंटार्कटिक सर्वेक्षण ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग जिसका नाम रखा है A23A ये टूटकर दक्षिण महासागर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी साइज की बात करें तो ये लगभग 4000 स्क्वायर फुट बड़ा है एरिया में। आप कह सकते हो न्यूयॉर्क शहर से लगभग 3 गुना है और ग्रेटर लंदन से लगभग 2 गुना है। वजन में करीब 1 ट्रिलियन मेट्रिक टन इसका वजन है। तो सिर्फ नाम ध्यान रख लेना आप। तो देखो अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 नवंबर को, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। थीम है सतत परिवहन सतत विकास। वैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने? 17 हैं जिनको 2030 तक पूरा करना है। और आप में से कोई अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में भैया, उनको याद कराने का ट्रिकी वीडियो मैं बना चुका हूं कब का, जिसने भी देखा है हर स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है। और वो वीडियो देखने के बाद उनके एग्जाम में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से प्रश्न आया है तो वो सही करके आए हैं। तो सिर्फ एक बार वो वीडियो देखना है, फिर आप टेंशन मुक्त हो जाओगे, फिर कभी भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आप सही कर दोगे। सर्च मारना सिंपल सा यूट्यूब पे क्रिक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो ऊपर आ जाएगा। तो गाइस ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स के रिवीजन वाली क्लास। आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हमें। वैसे तो आपकी इस सीरीज में जिस भी महीने का मैं कवर कर रहा हूँ, चाहे वो नवंबर हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे कोई सा भी महीना हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं लेकर के आ रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको डेली करंट अफेयर्स वाली कोशिश नहीं कर रहा हूँ, किस प्रश्न का मैं आपको मतलब समझाऊं, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम करते हैं डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन का मतलब यही होता है कि हाँ हम इसे पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अभी तो बस रिवीजन करवा दो। तो एक बार फिर से याद दिलाऊंगा, सेशन को सपोर्ट जरूर कीजिए, इसे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपके सपोर्ट के बिना ये चल नहीं पाएगा, आपके सपोर्ट के बिना यूं कहूं तो ये अपाहिज है। तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में, ये स्टडी ग्रुप होता है तो शेयर जरूर करना। और मॉर्निंग में आते ही वीडियो चलाने वाली बात आपको याद रखनी है, हर वीडियो को आपको मॉर्निंग में आते ही चला देना है। चाहे आपको देखो ना देखो, आप दिन में देखो, शाम को देखो, जब भी आपकी इच्छा हो देखो। मैं यूं नहीं कहूंगा कि सुबह ही देखो, लेकिन जब भी आपका मोबाइल फ्री हो आप वीडियो को चला करके रख दो, मिनिमम वॉल्यूम कर दो ताकि आप डिस्टर्ब नहीं हो और मोबाइल साइड में चलता रहे, आप अपने काम करते रहो। कम से कम थोड़ा ट्रैफिक तो मिल जाए, इतनी आप हेल्प जरूर करें। बस आज के लिए धन्यवाद, राम राम।